आइए हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, बहुपद। लेकिन बहुपद पढ़ने से पूर्व हमें उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले वो बेसिक चीज़ें और उसके बाद में समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। हम सब जानते हैं कि राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, अचर राशियाँ और चर राशियाँ। अचर को कहते हैं कांस्टेंट और चर को कहते हैं वेरिएबल। अचर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके मान स्थिर होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे संख्याएं 1, √2, 7/2, 3.5, ये सारी राशियाँ अचर राशियाँ हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी हम लोग लिखते हैं A, B, C, ये भी अचर राशियाँ ही होती हैं। इनको हम लोग कहते हैं स्वैच्छ अचर। वेरिएबल्स या अचर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके मान भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात जिनके मान परिवर्तनशील होते हैं, बदलते रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं चर राशियाँ। जैसे x, y, z, थीटा, अल्फा एंड सो ऑन। अब हम लोगों ने 4 प्रकार की मौलिक संक्रियाएं पढ़ी हैं। संक्रियाएं कौन कौन सी हैं वो पढ़ चुके हम लोग। योग, अंतर, घटाना जिसको कहते हैं, और गुणा तथा भाग। अब यदि हम इनमें से कुछ चर, अचर और ये कुछ संक्रियाएं ले लें और इनके संयोग से एक आप वस्तु बनाएं तो उसको हम लोग कहेंगे व्यंजक। व्यंजक तो व्यंजक क्या होगा? जिसमें चर होंगे, अचर होंगे और इनके बीच में कोई ना कोई संक्रिया होगी। इसमें एक चर हो सकता है या एक से अधिक चर हो सकता है। इसी प्रकार से एक अचर हो सकता है या एक से अधिक अचर हो सकता है। संक्रिया भी एक हो सकती है या एक से अधिक हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 5x + 7। अब 5x + 7 में लिखा है तो इसमें देखिए हमारे पास अचर हैं 2 और चर 1 ही। और यहाँ पे संक्रिया हमने कौन कौन सी लगाई है तो इसको हम लोग पूरा लिख सकते हैं। 5 और x के बीच में गुणे का निशान है तो यहाँ पर गुणे की संक्रिया है और यहाँ पर योग की संक्रिया है। एक दूसरा उदाहरण लिख लेते हैं हम लोग, x/2 + y/3 + 3z। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये भाग का निशान है, ये भाग का निशान है और यहाँ इन दोनों के मध्य गुणे का निशान है। यहाँ भी चर भी ज़्यादा है, 1, 2, 3 चर हैं। इसी तरीके से और भी लिख सकते हैं हम लोग एक उदाहरण, √3x² + 4x - 1। यहाँ पर एक ही चर है x और संख्याएं हमने ले ली हैं √3 और 4 और 1। ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस का। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चर और अचर राशियाँ लेकर हम व्यंजकों का निर्माण कर सकते हैं। अब जब ये व्यंजक बनाते हैं हम तो इन व्यंजकों में से कुछ व्यंजक ऐसे होते हैं जो बहुपद बन जाते हैं। यानी जो व्यंजक बनता है उसका बहुपद होना आवश्यक नहीं है। उसमें से कुछ व्यंजक बहुपद होंगे और शेष बहुपद नहीं होंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि बहुपद होता क्या है, बहुपद कहते किसको हैं। तो ऐसा व्यंजक हमारे पास हो, व्यंजक जिसमें चर की घातें ऋणोत्तर पूर्णांक हों। चर की घातें ऋणोत्तर पूर्णांक होंगी। यदि ऐसा कोई व्यंजक है तो उसी व्यंजक को हम कहेंगे बहुपद। अब ऋणोत्तर पूर्णांक क्या है, एक नई समस्या। तो ऋणोत्तर पूर्णांक भी समझ लेते हैं। हम सब लोग पूर्णांक तो जानते ही हैं। पूर्णांक, इसमें 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। शून्य होता है, धन पूर्णांक और इधर ऋण पूर्णांक।
तो अगर इनको हम लिखेंगे तो यहाँ 0 1 2 3 4 और इधर लिखेंगे तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये पूर्णांक हैं, ये शून्य है, ये धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है। जब हम कहते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक, तो ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है ऋण से इतर, यानी ऋण के अलावा। तो ऋण के अलावा कौन से पूर्णांक हैं? ये पूर्णांक हैं। इन पूर्णांकों को कहा जाता है ऋणोत्तर पूर्णांक। यानी इनमें से अगर हम कोई संख्या लेते हैं, शून्य लेते हैं या धन पूर्णांक लेते हैं, तो ये पूर्णांक हमारे कहलाएंगे ऋणोत्तर पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो कोई भी व्यंजक हम लिखें जिसमें चर की घातें ऋणोत्तर पूर्णांक हो, उनको हम कहेंगे बहुपद। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, एक और उदाहरण लिख लेते हैं, x + 1/x + 7। एक और लिख लेते हैं उदाहरण यहाँ पे, √x + x² - 6 x² + x⁻² + 7। अब ध्यान दें, यहां पर देखते हैं हमारे पास इस बहुपद में 3 पद हैं, 1 2 और 3। तो चर हमारे पास है x, यहाँ पे x की घात है 2, तो 2 हमारा ऋणोत्तर पूर्णांक है। और यहाँ पे चर है x, इसकी घात यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो घात 1 मानी जाती है। यहाँ पर 1 है, ये भी ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसका अर्थ है कि इसमें चर की घातें ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, यहाँ पर कोई चर नहीं है, तो ये अचर पद माना जाता है। और अचर पद की जो घात होती है वो हमेशा शून्य मानी जाती है। तो यहाँ पर जो चर की घातें हैं वो ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, इसलिए ये जो व्यंजक हमने लिखा है ये एक बहुपद। दूसरे एग्जाम्पल में आ जाते हैं। यहाँ लिखा है x और ये अपान में x है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ एक पावर है, इसकी पावर का निशान बदल जाएगा, -1 हो जाएगा +7। यहाँ देखिए चर की घात है 1, ऋणोत्तर पूर्णांक है। दूसरा पद देखते हैं, चर है x और इसकी घात है -1। तो ऋणोत्तर पूर्णांक में -1 नहीं होता है, ये ऋण पूर्णांक में होता है। तो ये वाला जो पद आया है, इसकी जो घात है ये ऋणोत्तर पूर्णांक में नहीं है, इसलिए ये व्यंजक बहुपद नहीं है। ये व्यंजक है किंतु बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से हमारे पास जो तीसरा एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखा है x की ऊपर अंडर का निशान लगाया है, तो x के ऊपर रूट जब लगता है तो इसका मतलब होता है 1/2 पावर, आधी घात। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो x की घात है 1/2 और पूर्णांकों में 1/2 नहीं आता है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर हमने यहाँ लिखा है ये नंबर पूर्णांक ही नहीं है, अर्थात ऋणोत्तर पूर्णांक भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो व्यंजक दे रखा है ये हमारा व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। अगले वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ देखिए x की घात है 2 प्लस की, और प्लस का 2 ऋणोत्तर पूर्णांक होता है, इसका मतलब ये सही है। दूसरा पद देखते हैं, यहाँ पे चर की घात -2 है और -2 ऋणोत्तर पूर्णांक में नहीं आता है, ये पद ऋणोत्तर पूर्णांक में घात वाला नहीं है, इसका मतलब है ये बहुपद नहीं है, केवल व्यंजक है। तो हमें किसी भी व्यंजक को जब बहुपद के लिए चेक करना पड़ेगा तो हम क्या चेक करेंगे? चर की घातें। और ये चर की घातें ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, इनमें से आती हैं, शून्य है या धन पूर्णांक हैं, तो हम कह देंगे कि व्यंजक हमारा बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं है। अब आइए सीखते हैं बहुपद की घात। अब बहुपद की घात क्या होती है? पहले बहुपद की घात से पहले बहुपद का मानक रूप लिख लेते हैं। मानक रूप देखिए, यदि हम n घात का बहुपद लिखें, n घात का बहुपद, तो यहां लिखेंगे तो दो प्रकार से लिख सकते हैं और दोनों तरीके लिखते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं a0 + a1 x, a2 x² a3 x³ और लास्ट में जाएगा an x⁻n। और दूसरा लिख सकते हैं
इसी तरीके से an x रेज टू n प्लस an माइनस वन एक्स रेज टू n माइनस वन प्लस an माइनस टू एक्स रेज टू n माइनस टू प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। ये दोनों बहुपद के मानक रूप हैं यहाँ पर, और दोनों की घात है n। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने बहुपद लिखे हैं तो मानक रूप लिखा है, तो मानक रूप में बहुपद दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं। और अगर हम ध्यान से यहाँ देखें तो हमारी समझ में भी आएगा। यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे चर की घात, यहाँ चर नहीं है अर्थात चर की घात शून्य है, यहाँ पर चर की घात 1 है, यहाँ पर चर की घात 2 है, यहाँ 3 है, और धीरे धीरे बढ़ते हुए, अर्थात चर की जो घातें हैं वो बढ़ते हुए क्रम में है, एसेंडिंग ऑर्डर है। और यहाँ दूसरे वाले में देखें तो चर की घातें यहाँ पे क्रमशः घट रही हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो जब चर की घातें बढ़ते हुए क्रम में होती हैं तो ऐसे क्रम को हम कहते हैं आरोही क्रम, एसेंडिंग ऑर्डर। और जब चर की घातें घटते हुए क्रम में होती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अवरोही क्रम। तो किसी भी बहुपद को हम इन दोनों में से किसी भी एक मानक रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर चर की घातें बढ़ती हुई हैं तो आरोही क्रम है, और दूसरे वाले में चर की घातें घटती हुई क्रम में है, इसलिए इसको हम लोग अवरोही क्रम कहेंगे। अब बात करते हैं बहुपद की घात। तो कोई भी अगर बहुपद है तो उसमें चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे कहते हैं बहुपद की घात। बहुपद में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने ये दोनों मानक रूप लिखे हैं, और अगर हमें इसकी घात लिखनी हो तो हम यहाँ पर लिख देंगे घात, इसकी लिख रहे हैं p ऑफ x। p ऑफ x मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद, यानी बहुपद x जो है उसकी घात लिख रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी घात कितनी है सबसे बड़ी n, तो यहाँ पे हो जाएगा n। अगर हम इस बहुपद की घात लिखना चाहें, जो हमारे एग्जाम्पल में बहुपद था, तो इसकी घात हमारे पास कितनी है 2 है, तो यहाँ पे अगर हम घात लिखेंगे तो बहुपद की घात हो जाएगी 2। बहुपद की घात बराबर 2, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। आइए बहुपद के प्रकार समझते हैं। बहुपद के प्रकार हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो घात के आधार पर और दूसरा पदों की संख्या के आधार पर। तो पहले घात के आधार पर देखते हैं। घात के आधार पर, तो घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐसा बहुपद, बहुपद की घात यदि किसी बहुपद की घात शून्य है तो ऐसे बहुपद को हम लोग कहते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद। किसी बहुपद की घात 1 है तो ऐसे बहुपद को हम कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। यदि किसी बहुपद की घात 2 है तो ऐसे बहुपद को हम कहते हैं द्विघात बहुपद। यदि किसी बहुपद की घात 3 है तो उसे हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार से किसी बहुपद की घात यदि 4 है तो उसे हम लोग कहेंगे चतुर्घाती बहुपद। चतुर्थ घाती बहुपद। यदि 5 घात है किसी बहुपद की तो उसे पंचम घाती बहुपद, 6 घात है तो षष्ठ घाती बहुपद, 7 है तो सप्तम घाती बहुपद। इस प्रकार से हम उसको क्रमशः बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास कोई अचर बहुपद है तो हम कैसे पहचानेंगे कि अचर बहुपद है? जैसे कोई संख्या लिख दिया, केवल 7 लिख दिया हमने, अब यहाँ पर चर नहीं है, तो जब चर नहीं होता है तो यहाँ माना जाता है कि चर की घात है 0। क्यों? क्योंकि इस पूरे x रेज टू 0 की वैल्यू होती है 1, तो 7 गुणे 1 करेंगे तो आ जाएगा 7। तो 7 के साथ में कोई चर ना होने का मतलब है यहाँ चर की घात कितनी है 0 है। तो ऐसा बहुपद जो
जिसमें केवल अचर होता है अर्थात चर नहीं होता है उसे हम कहते हैं अचर बहुपद, और ऐसे बहुपद की घात होती है 0। दूसरा है रैखिक बहुपद, जैसे लेते हैं 7x माइनस 2। अब यहाँ पर चर x है और इसकी पावर 1 है, तो सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद, जैसे ले देते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर देखिए x की जो है x चर है और चर की सबसे बड़ी घात है 2, इसलिए इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। एक बात और यहाँ समझने वाली है कि चर x होना ही आवश्यक नहीं है, ये y भी हो सकता है। जैसे लिखते हैं यहाँ पे 2y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए चर है y और y की सबसे बड़ी घात है 3, तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद। इसी तरीके से यदि किसी बहुपद की घात 4 है, जैसे लिखते हैं ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब ये जो हमारे पास बहुपद लिखा है इस पे चर की सबसे बड़ी घात 4 है और इसलिए इसको हम कहेंगे चतुर्घाती बहुपद। इसी प्रकार से हम पदों की संख्या के आधार पर भी बहुपद की व्याख्या कर सकते हैं, बहुपद के प्रकार लिख सकते हैं। पदों की संख्या के आधार पर, अब पदों की संख्या के आधार पर लिखेंगे तो पहला बहुपद क्या होगा, सबसे कम पद कितने हो सकते हैं, तो 1 हो सकता है, क्योंकि 1 से कम पद नहीं हो सकता है। 1 से कम पद 0 होगा, तो 0 जो पद होंगे तो बहुपद ही नहीं बनेगा, तो कम से कम होगा 1 पद, तो 1 पद होगा 1 पद वाला बहुपद, इसको हम लोग कहते हैं एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद मोनोमियल कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है 2 पद वाला बहुपद, इसको हम लोग कहेंगे द्विपदीय बहुपद। अगर 3 पद वाला बहुपद है तो उसको हम लोग कहेंगे त्रिपदीय बहुपद, और इसी तरीके से 4 पद है तो चतुर्पदीय बहुपद, 5 पद है तो पंचमपदीय बहुपद, 6 पद है तो षष्ठपदीय बहुपद। इस तरीके से बहुपद बनते जाते हैं। जैसे यहाँ हम लोग देखें तो इसमें 1 पद है, एक पदी बहुपद हो गया, यहाँ 2 पद हैं द्विपदी हो गया, यहाँ 3 पद हैं तो त्रिपदी बहुपद हो गया, यहाँ 4 पद हैं चतुर्पदी हो गया, यहाँ 5 पद हैं तो पंचमपदी बहुपद हो गया। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ x की घात 7। अब इसको ध्यान से देखें, अब इसमें पूछा जाए कितने पद हैं, तो इसमें केवल 1 पद है, तो ये एक पदी बहुपद हो जाएगा। अगर हम इसके साथ कोई गुणांक भी लिख दें यहाँ पे, अब गुणांक लिख देंगे तब भी इसमें एक ही पद रहा है। अगर इसके साथ में प्लस लिख दिया जाए 2, अब ये 2 पद हो गए। अगर यहाँ पे लिख दें x6, अभी भी 2 पद हैं, यहाँ लिख दें -3x⁵, अब यहाँ पे कितने पद हो गए, 3 हो गए। अगर एक पद और बढ़ा दें 1, तो अब कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। तो इस तरीके से पदों को हम गिनते हैं। अगर किसी भी चर के साथ कोई संख्या है तो उसको एक ही पद माना जाता है। अब हम लोग आगे इसके आगे सीखेंगे बहुपद के शून्यक, जो कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।